तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 22 मार्च 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ला प्रतिपदा और महीना चल रहा है चैत्र का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में भयंकर भूकंप आने को लेकर। जी हां, दिल्ली एनसीआर में बीते मंगलवार रात यानी कि अभी हाल ही में कुछ घंटे पहले रात के करीब 10:15 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया गया है यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 6.6 आंकी गई है। जानकारी के मुताबिक भूकंप का मेन केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से 133 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में रहा। बताया गया है वैसे तो अभी तक भूकंप से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें भारत के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान और चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया गया भूकंप के झटके लगने से लोग घबराहट से घर के बाहर निकल गए। साथ ही बताया गया है जो भूकंप आया उसके झटके कई सेकंड तक महसूस किए गए। साथ ही दोस्तों बताया गया है दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों से बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ऐसे में बताया गया आने वाले दिनों में अपने देश के कई हिस्सों में बड़ा भूकंप आ सकता है। असल में इस बारे में आईआईटी कानपुर सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सीनियर प्रोफेसर और जियो साइंस इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ प्रोफेसर जावेद मलिक ने बताया है कि वो और उनकी टीम लंबे समय से भूकंप को लेकर अध्ययन कर रही है। बताया गया इसमें भारत के लिए एक तरह की चिंताजनक स्थिति बन रही है। साथ ही बताया गया है जो लोग भारत में ये सोच रहे हैं कि भारत में नेपाल की तरह बड़े भूकंप नहीं आएंगे तो वो लोग गलत हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो ये बताया गया है कि अभी जो छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं ये आने वाले दिनों में एक बड़े खतरे की निशानी के तौर पे देखे जा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है फांसी की सजा को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को कहा है कि केंद्र सरकार को ये विचार करना चाहिए कि फांसी के बजाय मौत की सजा देने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है जो लटकाने वाले तरीके से कम दर्दनाक हो। कोर्ट ने इस बारे में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन को एक एक्सपर्ट कमेटी बनाकर इस बारे में अध्ययन और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि केंद्र यानी कि भारत सरकार कुछ ऐसे लोगों की कमेटी बनाए जो इस बारे में अध्ययन कर सकें और जानकारियां इकट्ठा कर सकें कि मौत की सजा देने के लिए क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो फांसी से कम दर्दनाक हो। तो दोस्तों आने वाले दिनों में ये जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि केंद्र सरकार जो कमेटी बनाएगी तो वो फांसी के बजाय जान लेने के और कौन कौन से तरीके लेकर आती है। बाकी दोस्तों आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से जान लेने का फांसी से कम दर्दनाक तरीका कौन सा हो सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली सरकार को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने बीते मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी है। असल में अभी हाल ही में बीते सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली का बजट रोकने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत 3 मुद्दों पे जवाब मांगा था। बताया गया इस पर दिल्ली सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था। इसी की वजह से दिल्ली के बजट को मंजूरी नहीं दी गई थी। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अब दिल्ली का बजट पेश हो सकेगा। ऐसे में ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि दिल्ली वालों को लेकर दिल्ली सरकार कौन कौन से बड़े ऐलान करती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अजमेर में झूला गिरने को लेकर, जिसका एक लाइव वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अजमेर के कुंदन नगर में बने डिज्नीलैंड में बीते मंगलवार को केबल टूटने की वजह से झूला अचानक 30 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। बताया गया इस घटना में 7 बच्चों समेत 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। झूले में कुल 25 लोग बैठे हुए थे। बताया गया दुर्घटना के बाद मेले से झूला संचालक के साथ ही सभी दुकानदार फरार हो गए हैं। पुलिस विभाग जाँच में जुटी हुई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीपीएफ और सुकन्या योजना को लेकर। बताया गया अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है लेकिन इस वित्तीय वर्ष में अगर आप इस योजना में पैसे नहीं डाल पाए हैं तो अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए इनमें 31 मार्च तक कुछ पैसे जरूर डाल दें। बताया गया है ऐसा न करने की वजह से पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में जो अकाउंट है वो बंद हो सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गाली गलौज वाली वेब सीरीज पे लगाम लगने को लेकर और ये लगाम लगाएगी सरकार। जी हाँ, लगातार ओटीटी कंटेंट के वल्गर होने की शिकायतों के बीच इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ओटीटी कंटेंट पर वल्गर और गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा है कि सरकार ओटीटी कंटेंट पे आ रही शिकायतों का हल निकालने और कंटेंट को बेहतर बनाने की तरफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम ओटीटी कंटेंट पर क्रिएटिविटी के नाम पर वल्गर भाषा के इस्तेमाल को रोकने के लिए कोई भी कदम लेने से पीछे नहीं हटेंगे। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में अनुराग ठाकुर के बयान की वजह से ऐसा लग रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो गाली गलौज वाली या अभद्र भाषा वाली वेब सीरीज या फिल्में आती हैं तो उन पे रोक लगाई जा सकती है। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अभी जो वेब सीरीज आ रही हैं जिनमें बहुत ज्यादा गाली गलौज होती है, ये जो फिल्में भी आ रही हैं जिनमें बहुत ज्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ऐसी चीजों पर आपके हिसाब से बैन लगना चाहिए या नहीं? और जो सरकार इसको रोकने की तैयारी कर रही है तो सरकार का ये फैसला आपके हिसाब से सही है या गलत? इस पूरे मुद्दे पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर। जानकारी के मुताबिक पहली बार पूरी
तरह भारत की मेजबानी में हो रहे वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीखें सामने आ चुकी हैं। बताया गया इसके मुकाबले भारत के 12 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक क्रिकेट के इस महाकुंभ का आयोजन आने वाले 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होगा। बताया गया है हर 4 साल में होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पुराने बंद हुए 500 और 1000 के नोटों को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की नोटबंदी में बंद किए गए 500 और 1000 के नोटों को एक्सेप्ट करने के अलग अलग मामलों पे विचार करने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है इसके लिए याचिकाकर्ता केंद्र सरकार के पास जाएं। असल में दोस्तों बात यह है कि देश के सबसे बड़े कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसी याचिकाएं दायर की गई थी जिसमें ये मांग की गई थी कि पुराने बंद हुए 500 और 1000 रुपए के नोटों को दोबारा एक्सेप्ट किया जाए। एक्सेप्ट करने से मतलब ये है कि जिन भी कुछ लोगों के पास अभी भी पुराने वाले 500 और 1000 रुपए के नोट बचे हुए हैं तो इनको बदल दिया जाए। हालांकि इस मामले में जैसा कि हमने आपको बताया कोर्ट ने इस तरह की सभी याचिकाओं पर फिलहाल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे लोग केंद्र सरकार के पास जाएं और इस बारे में बात करें। लेकिन अगर केंद्र सरकार इस मामले का कोई हल नहीं निकालती है तो याचिकाकर्ता पहले हाई कोर्ट जाएं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी 12 हफ्ते के अंदर 500 और 1000 रुपए के नोटों के आदान प्रदान पे जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया है। यानी कि जिन भी कुछ लोगों के पास अभी भी पुराने वाले 500 और 1000 रुपए के नोट हैं तो इनका आदान प्रदान कैसे किया जाए, इस मामले को 12 हफ्ते के अंदर हल करने के लिए कहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार बोर्ड के रिजल्ट को लेकर, जिसमें देश की बेटियों ने फिर से टॉप किया है। दोस्तों बिहार बोर्ड का इंटर का रिजल्ट बीते मंगलवार को जारी किया गया। इस रिजल्ट में कुल 73.70% छात्र पास हुए हैं। आपको बता दें ये पिछली बार से 3.55% ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट के तीनों स्ट्रीम में लड़कियां टॉपर रही हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना के मामले एक बार फिर से भयंकर तरीके से बढ़ने को लेकर। जी हां, कोरोना ने फिर से डराना शुरू कर दिया है। बताया गया देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 83 नए केस सामने आए हैं। बताया गया संक्रमण यानी कि कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें देश की राजधानी दिल्ली के अलावा भी देश के कई और हिस्सों में S3N2 वायरस के साथ अब कोरोना के मामले भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए दोस्तों आपको इसी के साथ लगे हाथों बताते हैं कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट बीते रोज लगभग 24 घंटे का सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 645 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। वहीं इसी दौरान 435 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना वायरस से। हालांकि इसी दौरान कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। यानी कि अब देश भर में इतने कोरोना के मरीज हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहा जाए तो एक बार फिर से हमें और आपको कोरोना से बचने की जरूरत है। यानी कि कोरोना से बचने की जो सावधानियां हैं वो हमें लगता है दोबारा अपनानी होंगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सलमान खान को लेकर। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें बीते 19 मार्च को सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद से ही उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ाते हुए वहीं पर एक अस्थायी चौकी बना दी गई है। इसमें 2 असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और 8 से 10 कांस्टेबल 24 घंटे तैनात रहेंगे। हालांकि दोस्तों इसी बीच सलमान खान के करीबी ने खुलासा किया है कि सलमान इन सभी धमकियों पर नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि बताया गया है उनके नॉर्मल रिएक्ट करने की वजह ये भी हो सकती है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके परिवार वाले उनके लिए परेशान हो। बताया गया सलमान खान का पूरा परिवार धमकी से डरा हुआ है, लेकिन कोई भी अपना डर किसी के सामने दिखा नहीं रहा है। वहीं दोस्तों सलमान खान को लेकर एक और खबर आ रही है जिसमें बताया गया है कि सलमान खान बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। हाल ही में बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने इस बात का समर्थन किया है। मुकेश का कहना है कि ये बात सच है कि सलमान 1 BHK फ्लैट में रहते हैं, यानी कि एक ऐसे फ्लैट में जिसमें केवल एक रूम है। साथ ही बताया गया है ये फ्लैट ऐसा है जिसमें केवल एक सोफा है। इसके अलावा एक छोटा सा जिम है। मुकेश छाबड़ा के मुताबिक इतने बड़े स्टार होने के बावजूद सलमान खान को लग्जरी लाइफ जीना पसंद नहीं है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के एक नए बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक एशिया कप विवाद के बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने एक बड़ा दावा किया है। शाहिद अफरीदी ने बीते सोमवार को कहा है कि एक भारतीय ने पाकिस्तानी टीम को धमकी दी थी कि हम भारत नहीं जा सकते। हालांकि शाहिद अफरीदी ने धमकी देने वाले का नाम नहीं बताया है और न ही वो सीरीज या उस समय की कोई घटना बताई है। साथ ही में शाहिद अफरीदी ने कहा कि हमारी टीम ने इस धमकी को दरकिनार कर दिया है, यानी कि भुला दिया है। हमारी सरकार ने इसे एक जिम्मेदारी के तौर पे लिया और टीम भारत आई। साथ ही में शाहिद अफरीदी ने भारत से कहा कि आप इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजें एशिया कप खेलने के लिए, हम उन्हें सम्मान के तौर पर सिर और आंखों पे रखेंगे। आइए दोस्तों अब आपको अगली खबर में बताते हैं कि आज 22 मार्च 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अब कम हो जाएंगी। कुल मिलाकर कहें तो इन हिस्सों में जहां जहां पे बारिश हो रही है वहां पे बारिश कम हो जाएगी। इसी बीच बताया गया है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर कल 23 तारीख से शुरू हो सकती है। वहीं 24 मार्च को इन राज्यों में बारिश और ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही बताया गया है इसी दौरान यानी कि 23 से 24 मार्च के बीच राजस्थान के साथ साथ दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, यानी कि बारिश ज्यादा होने लगेगी। साथ ही बताया गया है तटीय आंध्र प्रदेश में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी दोस्तों अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों
के नाम बताए हैं उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों इसी मामले को लेकर एक और खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते रविवार को भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़ की घटना का विरोध बीते सोमवार को नई दिल्ली में किया गया। लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने हाई कमीशन का तिरंगा उतार दिया था। इसी की वजह से अभी हाल ही में बीते सोमवार को नई दिल्ली में बड़ी तादाद में सिख ब्रिटिश हाई कमीशन पहुंचे और खालिस्तानियों की हरकत का विरोध किया। हालांकि इसी दौरान अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट पे हमला किया गया है। नई दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर सिखों ने खालिस्तानियों के खिलाफ बैनर पोस्टर लहराए और नारेबाजी की। साथ ही में सिखों ने कहा, भारत हमारा स्वाभिमान है। इन सिखों के मुताबिक तिरंगे का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दोस्तों अमृतपाल सिंह के मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ चल रहे पुलिस ऑपरेशन की वजह से मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं बंद करने का मामला अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है। असल में दोस्तों बात यह है, जब से पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को पकड़ने का ऑपरेशन जारी किया है, तभी से पंजाब में इंटरनेट की सेवाएं बंद है। हालांकि अब इसी के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और इस फैसले को यानी कि इंटरनेट की सेवा बंद करने को गैर कानूनी बताया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक में कमिश्नर ऑफिस में अजान देने को लेकर। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के शिवमोगा में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कैंपस में एक युवक ने अजान दे दी। अब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बताया गया है, वीडियो सामने आने के बाद भाजपा विधायक और कर्नाटक के पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा ने इस हरकत को यानी कि अजान देने को देशद्रोह बताया है। ईश्वरप्पा के इस बयान पर एक बार फिर से विवाद हो गया है। ईश्वरप्पा ने इस बारे में कहा है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। जो लोग इस तरह अजान दे रहे हैं वो नहीं जानते हैं कि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं या भारत में। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें सरकारी विभागों की जरूरत ही क्यों है। साथ ही में उन्होंने बातों को और बढ़ाकर कहा कि ये घटना यानी कि अजान देना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। जाहिर बात है, इसी की वजह से उनका ये बयान अब विवाद में आ गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर। जानकारी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी अब अमेरिकी ब्रांड एप्पल के डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। रूस की सरकार ने ये फैसला यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच जासूसी की आशंका के चलते लिया है। बताया गया इस संबंध में अभी हाल ही में बीते सोमवार को फरमान जारी किया गया है कि जो रूस के कर्मचारी हैं अब वो एप्पल का फोन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे या एप्पल का कोई और डिवाइस। वहीं दोस्तों पुतिन को लेकर एक और खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिवसीय दौरे पे रूस की राजधानी मॉस्को पहुँचे। बताया गया है यहाँ वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार मॉस्को पहुंचे हैं। इस बारे में चीनी राष्ट्रपति ने कहा है कि मेरी विजिट का मकसद यानी कि रूस में आना जंग का खत्म कराना है। हल ऐसा निकलना चाहिए कि दोनों पक्षों को मंजूर हो। मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी बातचीत करूंगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नवरोज जश्न को लेकर, जो पारसी लोग मनाते हैं। दोस्तों नवरोज या नौरोज पारसी कैलेंडर का नया साल होता है। दुनिया भर के पारसियों के लिए ये सबसे बड़ा पर्व भी है। इसमें 12 दिनों तक जश्न चलता है। भारत में रह रहे पारसियों के अलावा दुनिया के जिस भी हिस्से में पारसी संस्कृति का प्रभाव है, वहाँ धूमधाम से नवरोज यानी कि पारसियों का नया साल मनाया जाता है। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ईरान का पुराना नाम पार्शिया है। इस्लाम के आगमन से पहले वहाँ पारसी रहा करते थे। इस्लाम आने के बाद भी वहाँ लोगों ने अपने पूर्वजों के इस पर्व, इस्लाम के आने के बाद भी वहाँ के लोगों ने अपने पूर्वजों और इस पर्व और कैलेंडर से जुड़ाव बनाए रखा है। लेकिन ईरान के लोगों के लिए इस बार का नवरोज दुविधा में डालने वाला है। दरअसल बात यह है कि इस साल नवरोज और रमजान साथ साथ पड़ रहे हैं। नवरोज में पिकनिक और जश्न मनाया जाता है, जबकि रमजान मानसिक और आध्यात्मिक शांति शुद्धता का प्रतीक है। इसमें सूरज के उगने से लेकर डूबने तक पानी भी नहीं पीते हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान में कड़े इस्लामिक कानून भी लागू हैं, जिसके तहत रमजान के महीने में रोजे के दौरान सार्वजनिक रूप से खाना पीना मना है। ऐसे में अब ईरान के पारसियों की ये चिंता बढ़ गई है कि वो इस साल अपना जश्न मना पाएंगे या नहीं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है संसद के दोनों सदनों के आज मंगलवार तक के लिए स्थगित होने को लेकर। बात यह है, संसद में सत्ता वाली पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी की ये मांग है कि राहुल गांधी माफी मांगे, जो बयान अभी हाल ही में उन्होंने विदेश में दिया था संसद को लेकर कि उन्हें यहाँ पर बोलने नहीं दिया जाता है। हालांकि वहीं विपक्ष अडानी मामले पर जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। इसी की वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक को, कामकाज को आज मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।